डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेटल पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसमें हमें जो स्टडी करना है वो आपका है मेटल कार्बोनाइल्स। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे मेटल कार्बोनाइल्स क्या है, इसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल डिस्कस करेंगे। देन हम इनका स्ट्रक्चर बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर बॉन्डिंग के बाद हम इनका मेनली जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेटल कार्बोनाइल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स। ठीक है, ठीक है, इस लेक्चर में हम इन दो को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि मेटल कार्बोनाइल्स क्या है और इनका प्रिपरेशन किसे कैसे होता है और कितने मेथड्स हैं जिनसे हम मेटल कार्बोनाइल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मेटल पाई कॉम्प्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स में है वो क्या है, वो उसमें पाई बॉन्डिंग है। ठीक है, पाई बॉन्डिंग जो स्पेशल फीचर है आपके मेटल कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर का, वो जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि मेटल कार्बोनाइल्स को हम पाई कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम मेटल कार्बोनाइल्स की हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये सब हमारा क्या है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स है। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन का स्टार्ट ही आपका मेटल कार्बोनाइल से होता है। ठीक है, नाउ यहां पे हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि ये ऑर्गेनो मेटालिक्स कंपाउंड क्या है। ठीक है, कार्बोनाइल्स को, मेटल कार्बोनाइल्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स क्या है। फिर वहीं से हमारा मेटल कार्बोनाइल में भी उस ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स का क्या होगा, एक पार्ट होगा। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जिसमें आपका डायरेक्ट बॉन्ड बनता है मेटल और कार्बन के बीच में। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन सा है, और those compounds in which there is direct bonding present between मेटल एंड कार्बन। ठीक है, तो वो कंपाउंड्स, इनको ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगर ये आपका M अगर हम मेटल से डिनोट करें, ठीक है, तो इस मेटल और कार्बन के बीच में आपका क्या होगा, डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, तो जैसे कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये क्वेश्चन ये रेस होंगे कि कौन सी मेटल्स आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, और ये कार्बन जो है कौन सा ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम मेटल की बात करें, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में मेटल की बात करें, तो ये मेटल आपका मेन ग्रुप से हो सकता है, मेन ग्रुप मेटल हो सकता है। ठीक है, मेन ग्रुप के साथ आपका ट्रांजिशन मेटल्स भी हो सकता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से भी ये मेटल बिलोंग कर सकता है, या इसके साथ आपका इनर ट्रांजिशन
इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स भी हो सकता है ये वाला मेटल। इनर ट्रांसेक्शन में आपका कौन सा है, लैंथेनाइड्स है और एक्टिनाइड्स भी है। मींस क्या है कि आपका किसी भी ग्रुप का, मेन ग्रुप का एलिमेंट भी हो सकता है ये वाला मेटल, ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स भी हो सकता है ये वाला मेटल, इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स भी हो सकता है, या लैंथेनाइड या एक्टिनाइड भी हो सकता है ऑर्गेनोमेटेलिक में जो मेटल हमारा प्रेजेंट रहता है। सेकंड आप आते हैं ये वाला कार्बन। कार्बन कौन सा ग्रुप हो सकता है, किस ग्रुप का, किस ग्रुप का ये कार्बन हो सकता है? तो ये आपका एल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, ठीक है। एल्केन का कार्बन हो सकता है, एल्कीन का हो सकता है, एल्काइन का भी हो सकता है। कार्बोनिल ग्रुप का भी कार्बन हो सकता है। किसी एरोमेटिक कंपाउंड का कार्बन भी हो सकता है ये वाला कार्बन, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। इसके साथ या आपका यहां पे हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का भी कार्बन हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये वाला कार्बन जो ऑर्गेनोमेटेलिक में जो कार्बन प्रेजेंट हो सकता है वो किसी भी इनमें से किसी भी ग्रुप का कार्बन हो सकता है। अल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, कार्बोनाइल हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, या एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकता है, हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का भी कार्बन हो सकता है ऑर्गेनोमेटेलिक में जो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है कि जो मेटल किसी भी मेन ग्रुप का हो सकता है, ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स का हो सकता है, इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स का हो सकता है, जिनमें आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड प्रेजेंट रहता है। कार्बन की बात करें तो ये एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, कार्बोनिल हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, हीटेरोसाइक्लिक हो सकता है। और अगर हम इन बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड कैसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बॉन्ड की बात करें तो मेटल कार्बन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये वाला बॉन्ड आपका आयनिक भी हो सकता है या कोवैलेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये बॉन्ड आयनिक हो सकता है और कोवैलेंट भी हो सकता है, ठीक है। और आपका ये सिग्मा भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मेटल पाई कॉम्प्लेक्स में आपका सिग्मा बॉन्ड भी मिलेंगे, आपको पाई बॉन्ड भी मिलेंगे। और अगर आप पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो लोकलाइज भी हो सकता है या डिलोकलाइज्ड। ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड हो सकता है या डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। तो ये आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है, मेटल क्या हो सकता है, कार्बन जो बिलोंग करता है वो किस ग्रुप का बिलोंग कर सकता है, और जो मेटल और कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप के बॉन्ड हो सकता है, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। अब जो ऑर्गेनोमेटेलिक, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का हमारा क्या हो गया, फीचर्स हो गया डिटेल्स में। अब अगर आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो अगर कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, ये कार्बन जो है कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे मेटल कार्बोनाइल्स। ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, मेटल कार्बोनिल। जब ये मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है और ये जो कार्बन है वो कार्बोनिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं मेटल कार्बोनाइल्स। तो मेटल कार्बोनाइल्स का स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम देखते हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक में हमने बताया कि स्ट्रक्चर में अगर आपका मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है और ये वाला कार्बन अगर कार्बोनिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग्स करता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं मेटल
कार्बोनिल, फिर ये वाला कार्बन क्या होगा, इधर C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को जब मेटल और कार्बन के बीच में जब बॉन्ड बनता है और ये कार्बन आपका कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे, कॉम्प्लेक्स को, मेटल कार्बोनाइल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेटल कार्बोनाइल में क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है और जो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रहता है। तो ऐसे यहां पे आपका ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ये एक्ट करता है एज लीगेंड। क्या एक्ट करता है, एज लीगेंड। लीगेंड एक्ट करता है आपका कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल, ठीक है। अब यहां पे होता क्या है कि जब हम कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में आपका दोनों ऑक्सीजन और कार्बन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। कार्बोनाइल में क्या रहता है, बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों कार्बन और ऑक्सीजन पे आपका यहां पे क्या रहता है, अवेलेबल रहता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आपका क्या करता है, आपका ये कार्बन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो जब ये मेटल को डोनेट करता है तो आपका कार्बोनाइल ग्रुप क्या करेंगे, एज ए लिगेंड एक्ट करता है, ठीक है। अब यहां पे आपका जब आपने देखा तो यहां पे कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो ये इजीली अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मेटल को। तो ये कैसे ये एक्ट करता है आपका लिवाइस बेस के थ्रू। यूजुअली आपका कार्बोनाइल जो है वो मैक्सिमम केस में बेस एक्ट नहीं करता है, लेकिन मेटल कार्बोनाइल का कुछ अपना फीचर्स है, इंटरेस्टिंग फीचर्स है कि यहाँ ये कार्बोनाइल ग्रुप आपका लिवाइस बेस एक्ट करता है और मेटल यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये आपका लिवाइस एज ए लिवाइस एसिड क्या करता है, काम करता है। कार्बन क्या करेगा आपका, एज ए लिवाइस बेस एक्ट करता है और जो आपका कार्बोनाइल है वो आपका क्या करता है, लिवाइस बेस का काम करता है और मेटल आपका लिवाइस एसिड का काम करता है। इसीलिए ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो ये है कि इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल द कार्बोनाइल ग्रुप्स एक्ट एज ए लिगेंड, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, 3 इंपॉर्टेंट फीचर है, पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है मेटल कार्बोनाइल का, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। कि ये दूसरे कंपाउंड से कैसा डिफरेंस है या ये कौन सा इंटरेस्टिंग फीचर दिखाता है मेटल कार्बोनाइल एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे देयर आर which are interesting as compared to other compounds। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेटल कार्बोनाइल को दूसरे कंपाउंड से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे जो पहला पॉइंट है वो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या जिसे हम CO फंक्शनल ग्रुप या जिसे हम कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, ऑर्डिनरीली ये आपको किसी भी जगह आपको लिवाइस बेस एक्ट नहीं करता है, ठीक है। ऑर्डिनरीली ये लिवाइस बेस कंसीडर नहीं करते हैं, स्टिल आपको मेटल कार्बोनाइल्स में ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है मेटल और कार्बोनाइल के बीच में इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हम यहां लिख सकते हैं, इज नॉट considered necessarily a very
लिवाइस बेस। तो जनरली हम कार्बोनिल ग्रुप को या कार्बन मोनोऑक्साइड को उतना स्ट्रॉन्ग लिवाइस बेस नहीं मानते हैं। स्टिल यहां पे ये डीए क्या करता है, इट फॉर्म्स strong bonds with metal in metal कार्बोनिल। जनरली हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ये क्या करता है, इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल ग्रुप के बीच में। तो सबसे पहला इंटरेस्टिंग फीचर ये है मेटल कार्बोनिल्स का, ठीक है। दूसरा यहां पे अगर हम ये जो मेटल कार्बोनेट्स की दूसरा फीचर की बात करें तो यहां पे जो मेटल्स रहता है वो हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। द मेटल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका मेटल क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। अगर हम लो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑफ जो मैक्सिमम केस में मेटल प्रेजेंट इन मैक्सिमम केसेस मेटल्स जो है प्रेजेंट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका मेटल प्रेजेंट रहता है इन केस ऑफ मेटल कार्बोनेट। यूजुअली क्या होता है कि दूसरे कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो वहां पे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहता है, मींस उसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तभी क्या करता है आपका लिगेंड इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकते हैं। लेकिन मेटल कार्बोनेट का ये फीचर है कि हमेशा मेटल कार्बोनेट्स में आपका मेटल जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट। कम की बात करें तो अगर फॉर्मली ये जो है आपका मेटल जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। एंड इन सम केसेस, कुछ केसेस में इट मे प्रेजेंट इज लो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ केस में, रेयर केस में आपका -1 या +1 बहुत लोअर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका ये जो मेटल कार्बोनिल का मेटल प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम केस में आपका मेटल क्या रहता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है। थर्ड जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स की, ये जो मेटल कार्बोनिल्स है, ठीक है, most of the metal carbonyls obeys 18 electrons rule। मैक्सिमम जो आपका मेटल कार्बोनिल्स बनता है वो इस 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स क्या है, अब हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स होता क्या है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर है मेटल कार्बोनिल्स का। एक क्या है, एक जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे जो लिगेंड एक्ट करता है वो इतना स्ट्रॉन्ग लिवेज बेस नहीं है कि वो यूजुअली आपका एज ए लिगेंड एक्ट कर सके। लेकिन मेटल कार्बोनिल में फिर भी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, ठीक है। दूसरा फीचर मेटल कार्बोनिल का कि जो मेटल है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और कुछ रेयर केस में लो माइनस और लो प्लस या -1 या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपका जो मेटल कार्बोनिल है वो मैक्सिमम मेटल कार्बोनिल्स 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को वो ओबे करता है। ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मेटल कार्बोनिल्स को दूसरे ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स पे। 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स क्या चीज है, ठीक है।
तो जब हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स की बात करते हैं, एटीन इलेक्ट्रॉन रूल की जब हम बात करते हैं, तो ये जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स है, ये फर्स्ट टाइम आपका सैडविक ने क्या किया था, कोशिश किया था कि जो आपका हमने जो लोअर क्लास में पढ़ता था लिवाइस ऑक्टेट रूल, ठीक है, लिवाइस ऑक्टेट रूल, लिवाइस ऑक्टेट रूल सबने सुना है इसको, ठीक है, क्योंकि हम 8th क्लास से इस पे डिस्कस करते आते हैं। तो ये लिवाइस ऑक्टेट रूल्स क्या है कि जब हम ये ऑक्टेट रूल बताते हैं कि जब इस किसी भी कंपाउंड्स में जब उस मेटल एटम का ऑक्टेट जो है आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्टेट जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या करता है, अटेन करता है, ठीक है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से। जब उसका ऑक्टेट जो आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड रहता है, तो वो वाला कंपाउंड्स आपका एक्स्ट्रा स्टेबल बन जाता है। तो क्या किया है सैडविक्स ने, ये कोशिश किया कि भाई हम इस ऑक्टेट रूल को एक्सटेंड करके इसको कार्बन में जो इसको दूसरे कंपाउंड्स पे क्या करें, ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड पे अप्लाई करें। तो ठीक है, तो सैडविक ने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया कि हम ऑक्टेट रूल को एक्सटेंड करके हम दूसरे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब सैडविक ने इस रूल को एक्सटेंड करके मेटल कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई करने की कोशिश किया, तो यहां पे हमने बताया कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, मेटल कार्बोनिल की अगर हम बात करें, तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप लिगेंड एक्ट करता है, मींस ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और मेटल क्या करता है, लिवाइस एसिड का काम करता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। जब इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, यहां पे लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मेटल क्या करेगा, यहां पे मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तभी यहां पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहां पे आपका कॉम्प्लेक्स बन गया एमएल टाइप का, ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स आपका बन जाता है। तो सैडविक कहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स में, जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड और मेटल के बीच में फॉर्म हुआ है, इनमें स्टेबिलिटी तब आएगा कि स्टेबिलिटी इस कॉम्प्लेक्स में तब अटेन होगा जब टोटल इस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड। लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हर लिगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और मेटल के पास ऑलरेडी अपना जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन दोनों का सम जब तक उसके नियरेस्ट नोबल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल जो हमारा नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है उसके कंपेरेबल में जब तक नहीं आएंगे तब तक उसमें स्टेबिलिटी अटेन नहीं होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल एंड द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय दिस लिगेंड, ठीक है, आपके नियरेस्ट जो नोबल मेटल है या नोबल जो एलिमेंट है, नोबल गैस एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होना चाहिए, कंपेरेबल आना चाहिए। मींस इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहना चाहिए, उसका आउटर जो मोस्ट शेल है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनका जो आपका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पूरा होना चाहिए, NS2, ठीक है, N-1D10 और NP6। जब तक मेटल आपका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, टोटल कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं करेगा, तब तक उनमें स्टेबिलिटी नहीं आएंगे। तो जब यहां पे आपका मेटल कॉम्प्लेक्स में टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल एंड द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय दिस लिगेंड, द टोटल इलेक्ट्रॉन आपका जब इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को जब अटेन करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा,
एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 है, 10 2 12, पी में 6 है, टोटल आपका क्या है 18 इलेक्ट्रॉन्स आपकी मेटल कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो जब 18 इलेक्ट्रॉन इस वाले आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो खुद ब खुद ये आपका क्या है आपका, इसीलिए क्योंकि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आ गया तो यहीं से आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स क्या है आपका आ चुका है। ठीक है, तो इस वाले जब इस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को जहां पे हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये क्या है टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन या हम सम कह सकते हैं, सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल एंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड। लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और मेटल के बीच में मेटल के पास अपना ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कितना है, उन दोनों की सम को जब उनको सम करके जो नंबर आपके पास आएंगे उसको हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और जब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका नियरेस्ट जो नोबल एलिमेंट है या नोबल गैस है, जैसे कि अगर आपका ये 36 आता है, ठीक है, तो कौन सी नोबल गैस का नोबल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर 36 है उसके बराबर आना चाहिए क्रिप्टॉन। 18 आपका आर्गन हुआ, ठीक है, 36, फिर आपका 54 है, ये आपका जिनोन का आता है, ठीक है, फिर आपका 86 आता है रेडॉन का। तो आपका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के या उसके एटॉमिक नंबर के बराबर आना चाहिए। तो मेटल कॉम्प्लेक्स तब स्टेबल बनेंगे जब उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आपका आ जाना चाहिए, तभी आपका ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्स में आपका क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी आ जाएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स इसी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये है आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स। तो मैक्सिमम जो आपका ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स है वो क्या करता है, आपका मेटल कार्बोनेल्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये है आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन अबाउट मेटल कार्बोनेल्स की। मेटल कार्बोनेल्स क्या है, इसका स्पेशल फीचर्स क्या है और इनका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो क्या चीज है, या 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स क्या चीज है। ये जब हम बाद में डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपका अच्छे से क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएंगे, जब हम स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नाउ जो सेकंड जब अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनेल्स की। जो मेटल कार्बोनाइल्स कितने टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स के मेटल कार्बोनाइल हमारे पास प्रेजेंट रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द मेटल कार्बोनेल्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं। हम मेटल कार्बोनेल्स को किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं कि डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अप ऑन द नंबर ऑफ मेटल एटम प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। आपकी कॉम्प्लेक्स में कितना मेटल एटम प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम मेटल कार्बोनेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मेटल कार्बोनेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स के मेटल कार्बोनेल्स हमारे पास होता है। ठीक है, पहला टाइप कौन सा है,
ये जो मेटल कार्बोनेल्स है ये डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेटल एटम्स। हमारे पास मेटल कार्बोनेल्स कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं। एक हमारे पास क्या है? मोनोन्यूक्लियर, जिसको हम मोनोमेरिक भी कह सकते हैं। दूसरा आपका है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स और पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स क्या है और पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स क्या है। तो जब हम मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये वो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है जिसमें सिर्फ एक ही मेटल एटम क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर में क्या होते हैं? ओनली वन मेटल एटम्स आर प्रेजेंट। तो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ? जिसमें सिर्फ एक ही मेटल एटम प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम इसको जनरल बात करें तो यहां पे M एक हो सकता है, इसके साथ आपका कार्बोनाइल कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ मेटल एटम्स यहां पे क्या रहेगा? एक ही रहेगा। जब हम पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा? या तो 2 हो सकता है और मोर देन 2 और मोर मेटल एटम्स और प्रेजेंट। तो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स में या तो 2 हो सकता है और 2 से ज्यादा हो सकता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेटिव अगर हम फॉर्मूला लिखें तो MX हो सकता है, क्योंकि यहां M 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और कार्बोनाइल को हम Y से डिनोट करते हैं। तो यहां नंबर ऑफ मेटल एटम मोर देन 1 होगा। यहां पे मोनोन्यूक्लियर में नंबर ऑफ मेटल एटम सिर्फ क्या होंगे? एक होंगे। एग्जाम्पल अगर हम यहां पे मोनोन्यूक्लियर की बात करें, विनेडियम हेक्साकार्बोनाइल विनेडियम, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है हेक्साकार्बोनाइल क्रोमियम या क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल, ये आपका मोनोन्यूक्लियर का क्या है? एग्जाम्पल है। यहां पे क्या है? अगर हम यहां पे देखें जाए तो सिर्फ मेटल एटम एक ही है। यहाँ एक विनेडियम है, यहाँ एक क्रोमियम है। ये जो कार्बोनाइल है वो आपका लिगेंड है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कि जिनमें सिर्फ एक ही मेटल एटम प्रेजेंट होता है उनको हम मोनोन्यूक्लियर कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियर की जब हम बात करते हैं तो ये पॉलीन्यूक्लियर आपका डाइन्यूक्लियर हो सकता है। डाइन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स जिसमें कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स जिनमें डाई मींस 2 मेटल आइटम होंगे। एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि Mn2CO10, यहां पे मैग्नीज कितना है? 2 है, यहां पे 2, इसीलिए हमने इसको डाई किया, मींस ये पॉलीन्यूक्लियर के अंदर आता है। या अगर हम Fe2 की बात करें, आयरन की कॉम्प्लेक्स है Fe2CO9, क्योंकि 2 मेटल एटम है, यहां 2 मैग्नीज है, यहां 2 आयरन है, तो ये आता है पॉलीन्यूक्लियर के केस में। ट्राई न्यूक्लियर, आपका ट्राई न्यूक्लियर में क्या हो सकता है? ट्राई न्यूक्लियर में आपका 3 मेटल आइटम होगा, ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। अगर हम यहां पे एग्जांपल देखेंगे, यहां पे आयरन का दूसरा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है Fe3CO12, ये भी आपका पॉलीन्यूक्लियर का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें 3 मेटल आइटम है। टेट्रा मींस 4 होगा आपका टेट्रा न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर 4 होगा। जैसे कि आपका कोबाल्ट का एक कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स CO4CO12 टेट्रा न्यूक्लियर है। या पेंटा हो सकता है। हेक्सा, अगर हेक्सा की बात करें तो इसको हम यहां पे लिखते हैं हेक्सा न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। हेक्सा मींस आपके पास अब कितना मेटल एटम है? 6 मेटल एटम है। ठीक है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है CO16। तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिनमें मोर देन 1 मेटल एटम प्रेजेंट रहता है, उनको हम पॉलीन्यूक्लियर कहते हैं, एग्जांपल हमने लिखा। और जिनमें एक ही मेटल एटम प्रेजेंट रहता है उनको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। तो ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज है टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनाइल में, जिसमें आपका मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स और पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल
कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अब हम यहां पे आपको थोड़ा सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स के बारे में आपको बताएंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स कैसे फॉलो होता है या कैसे आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं मेटल एटम में। अब यहां पे आपको एक एक्सेप्शन है, वो हम यहां पे, क्योंकि यहां पे हमने एग्जांपल दिया है तो आप इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करेंगे। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि स्टेबल है, लेकिन ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये आपका 17 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो करता है और ये आपका पैरा मैग्नेटिक है। 17 इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसका एक एक्सेप्शनल रूल है 17 इलेक्ट्रॉन रूल्स करके। ठीक है, अब इसको काउंट कैसे करेंगे? ठीक है, हमने बताया कि जो लिगेंड्स हमारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये हमारे पास कार्बोनिल लिगेंड है। कार्बोनिल, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, टोटल हमारे पास 6 है। 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन आपका लिगेंड से आ जाएंगे। अगर विनेडियम की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है विनेडियम के पास? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, 5 + 12 कितना हो गया? 17 इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स के पास होता है। इसीलिए ये आपका पैरामैग्नेटिक रहता है, क्योंकि पेयरिंग के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये फॉलो करता है 17 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो नहीं करता है। ये आपके पास क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, दूसरे कॉम्प्लेक्स का हम देखते हैं। अगर हम क्रोमियम की बात करें, CrCO6 की अगर हम बात करें, ठीक है, कैसे आप देखेंगे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करता है या नहीं। यहां हमारे पास कार्बोनिल कितना है? 2, एक कार्बोनिल डोनेट करता है, 6 है, तो ये हमारा 12 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। क्रोमियम की अगर हम बात करें, क्रोमियम के पास हमारा कितना रहता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 12 आपका ये क्या करेगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करता है, तो ये हाईली स्टेबल बन जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अब कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है वो हाईली स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स विच डू नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में ऑल दो ये कॉम्प्लेक्स बन तो जाता है, वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल बन तो जाता है, लेकिन दूसरे कॉम्प्लेक्स से जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करते हैं, उनसे ये वाला कॉम्प्लेक्स थोड़ा आपके क्या रहता है? लेस स्टेबल रहता है। ठीक है, लेस स्टेबल रहता है। तो ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए आपका जो वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है वो कभी कभी क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर देता है। अगर इसका सोडियम के साथ रिएक्शन होता है, Na+ आपका VCO6, ये वाला रिएक्शन अगर हो जाता है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके ये वाला स्पीशीज बन जाता है, होल माइनस प्लस Na पॉजिटिव। अब इस कॉम्प्लेक्स के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी था, 17 इलेक्ट्रॉन था, अब इससे ये इलेक्ट्रॉन लेके अब ये क्या बन जाएगा? ये 18 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कभी कभी ये क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये और एक कॉम्प्लेक्स है। और जहां ब्रिजिंग होगा, ठीक है, ब्रिजिंग होगा, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा Mn2 है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, CO10। इस कॉम्प्लेक्स को, इस ऐसे कॉम्प्लेक्स का आप कैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो होता है यानी वो देखेंगे। तो यहां पे आपका पहले तो आपका कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहां पे 10 है, तो 2 × 10 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? मैग्नीज के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 7 होते हैं। ठीक है, तो एक साथ करेंगे, 2 मैग्नीज है तो आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। और जो ब्रिजिंग का, क्योंकि यहां पे मेटल मेटल बॉन्ड है, MMN, इस तरह, क्योंकि ब्रिज है, मेटल मेटल बॉन्ड है, ये मेटल मेटल बॉन्ड आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। ब्रिजिंग का 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो टोटल्स कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है, 4 × 2 6,
2 + 1 3 36। नेक्स्ट जो आपका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है जो कि 36 क्रिप्टॉन का है, ठीक है, किसका है, क्रिप्टॉन का। तो ये भी क्या कर देता है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है, ठीक है। तो इसको आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स में चेंज करने के लिए इसको नंबर ऑफ मेटल एटम से जब आप डिवाइड करेंगे 2 to 18 इज 36, तो ये भी क्या कर रहा था, 18 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स विच डू नॉट फॉलो या डू नॉट ऑलवेज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। तो ये है कुछ एग्जांपल्स। तो अब ये तो हमने देखा कि जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन सीरीज है, फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन सीरीज का जो ट्रांजैक्शन एलिमेंट का सीरीज है, मैक्सिमम हमने वो जो एग्जांपल दिया है उनका लिया है। अब हम देखते हैं जो सेकंड और थर्ड ट्रांजैक्शन सीरीज है वो भी इसी तरह यही ट्रेंड फॉलो करता है या नहीं करता है। तो यहां पे जब हम सेकंड और थर्ड सीरीज की बात करते हैं ट्रांजैक्शन सीरीज में, तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज है कि कुछ कॉम्प्लेक्स आराम से इसी टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबिलिटी कम भी हो जाता है इन केस ऑफ हेवियर ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स या सेकंड और थर्ड सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो विनेडियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो मैग्नीज का हमने देखा कि वो डाइमेराइज हो रहा है, लेकिन विनेडियम का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डाइमेराइज नहीं होता है। तो यहां पे अगर हम फर्स्ट सीरीज ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स और सेकंड और थर्ड सीरीज या हेवियर एलिमेंट्स की हम बात करें ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स में, तो इनमें आपका कुछ सिमिलरिटी भी मिलेगा, सिमिलरिटी भी मिल जाएगा कि जिस तरह आपका फर्स्ट सीरीज कॉम्प्लेक्स कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाता है उसी तरह सेकंड और थर्ड सीरीज भी बनाता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस भी मिल जाएंगे, कुछ कुछ जगहों पे आपका डिफरेंस भी मिल जाएंगे। नीचे नीचे जाते हुए आपका जब आप फर्स्ट से सेकंड और थर्ड सीरीज पे आएंगे तो उनका जो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल बन जाता है, ठीक है। तो जिस तरह आपका क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन रहा था, क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसी तरह इसका मोलिब्डेनम का जो इसकी सेकंड सीरीज का है वो भी क्या बनाता है, MoCO6 टाइप कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसी तरह आपका आयरन का, जिस तरह आयरन बनाता है उसी तरह ये आपका टेंटेलियम भी बनाता है, आपका टेक्नीटियम भी बनाता है इस टाइप का कॉम्प्लेक्स। तो कुछ सिमिलरिटीज है, जो फर्स्ट सीरीज का जो एलिमेंट्स बनाता है कॉम्प्लेक्स उसी टाइप का आपका मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज भी बनाता है और यही रिहेनियम भी ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज है कि जो फर्स्ट सीरीज का जो एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है उसी टाइप का आपका सेकंड सीरीज का एलिमेंट्स भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कंट्रास्ट है, जैसे कि आपका निकल की बात करें, फर्स्ट सीरीज में NiCO4 जो कि वेल नोन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल जो स्टेबल है। निकल टेट्रा कार्बोनिल, निकल टेट्रा कार्बोनिल की अगर हम बात करें ये स्टेबल है, ठीक है। तो निकल की जो नीचे जो सेकंड सीरीज में जो एलिमेंट आता है जिसे हम प्लेडियम कहते हैं, PD, प्लेडियम टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स आपका सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही क्या कर देता है, एग्जिस्ट कर देता है, ठीक है। इज ओनली ऑब्जर्व एट लो टेम्परेचर, आपकी लो टेम्परेचर पे ही आपका प्लेडियम का टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स नजर आता है। तो कुछ कुछ जगहों पे आपको कंट्रास्ट भी, डिफरेंस भी नजर आएगा, जैसे कि फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन सीरीज का एलिमेंट है निकल टेट्रा कार्बोनिल तो आपको स्टेबल बन जाता है, लेकिन इसी के नीचे जब आप प्लेडियम टेट्रा कार्बोनिल की बात करें ये सिर्फ आपका लो टेम्परेचर पे ही आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये निकल वाला हुआ। अब आयरन का देखेंगे, आयरन का कॉम्प्लेक्स आपने देखा कि आयरन ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म करता है FeCO5, ठीक है। अगर हम आयरन के नीचे जो आपका रुथेनियम है Ru है CO5 ये वाला कॉम्प्लेक्स, या ओस्मियम है CO5, तो ये दो है आपका लेस स्टेबल बनता है एज कंपेयर टू आयरन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। तो
जो इसका सेकंड और थर्ड सीरीज जो ट्रांसेक्शन एलिमेंट है उनका जो पेंटा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है वो लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू आयरन कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब आप डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या पॉली न्यूक्लियर न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं तो क्या कर देता है, तो तब भी ये वाला लेस स्टेबल बन जाता है आयरन से। जैसे कि आपका रुथेनियम का दो कॉम्प्लेक्स बनता है, जिस तरह आयरन का Fe2 बनता है, Fe2CO9 बनता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम रुथेनियम की बात करें Ru2CO9 या OS2CO9, ये वाला कॉम्प्लेक्स इनसे क्या बन जाता है, आपका स्टेबिलिटी कम हो जाता है, स्टेबिलिटी कम बन जाता है, ठीक है। स्टेबल बनता जाता है, स्टेबल नीचे नीचे आता है, तो जो आपका पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल बन जाता है, ठीक है, मोर स्टेबल बन जाता है। जो मोनोन्यूक्लियर में आपका जो फर्स्ट सीरीज ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स का जो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल बन जाता है। तो जैसे जैसे कि आप डाउन द ग्रुप मूव करता है, डाउन द ग्रुप मूव करने पे क्या हो जाता है, मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाता है, मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे कि आप फर्स्ट सीरीज से सेकंड से थर्ड ट्रांसेक्शन सीरीज पे आ जाता है तो उनका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। और इनका जो टेट्रा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जो आपका ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, ऑस्मियम का ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बनाता है OH3CO, ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका जो बनता है, या रुथेनियम का Ru3CO12, ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, मोर स्टेबल बन जाता है देन देयर आयरन Fe3CO12 से। ये वाला जो उनका पॉलीन्यूक्लियर या ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा स्टेबल बनता है, क्योंकि हमने बताया कि जो डाउन द ग्रुप मूव करते करते आपका मेटल मेटल बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपका मेटल कार्बोनाइल के टाइप्स थे, इनका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, या जो फर्स्ट ट्रांसेक्शन सीरीज का जो ट्रेंड हो नीचे भी रहता है या नहीं रहता है, वो कंट्रास्ट हमने यहां पे डिस्कस किए हैं। अब हम देखते हैं इनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स को अब हमने डिस्कस कर चुके हैं, अब हम प्रिपरेटरी मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम मेटल कार्बोनाइल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। मेटल कार्बोनाइल्स, प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल। तो यहां पे आपके पास 3-4 मेथड्स है जिससे आप क्या कर सकते हैं, मेटल कार्बोनाइल की सिंथेसिस कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है उसको हम कहते हैं बाय डायरेक्ट सिंथेसिस मेथड। तो यहां नाम से ही आपको आइडिया यहां से हो रहा है कि जो यहां पे सिंथेसिस मेथड है वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट मींस आपका जो लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड है और मेटल के बीच में डायरेक्ट रिएक्शन करना है, वहां से आपका मेटल कार्बोनाइल्स प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स direct reaction between finely divided metals and किसके बीच में होगा, लिगेंड आपका कार्बोनाइल, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपको ध्यान में रखना है। एट सुइटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब आप सुइटेबल टेम्परेचर और प्रेशर पे जब आप मेटल और फाइनली डिवाइडेड मेटल और कार्बोनाइल के बीच में रिएक्शन करते हैं तो आपका डायरेक्ट मेटल कार्बोनाइल की सिंथेसिस हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपका आयरन है, फाइनली डिवाइडेड आयरन और कार्बोनाइल के बीच में जब आप रिएक्शन करता है, टेम्परेचर आपका रहना चाहिए अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस और आपका यहाँ पे 100 एटमोस्फेरिक प्रेशर 180 MPa पे जब आप इन दोनों का रिएक्शन करेंगे, 5 मोल्स ऑफ कार्बोनाइल आपको लेना है। तो यहाँ पे आपका
पेंटा कार्बोनाइल आयरन कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, ये वाला का मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। उसी तरह जो हमने निकल का कहा, निकल का टेट्रा जो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल है, वो उसका क्या करना है आपको, रूम टेम्परेचर पे या आप अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस पे इस रिएक्शन को करना है, और 1 atmp एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इस रिएक्शन को जब आप करेंगे तो आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, NiCO4 टेट्रा कार्बोनाइल निकल कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट की बात करें, जब आप कोबाल्ट को 8 मोल ऑफ कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे या आपका 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, तो आपको यहां से एक डाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कोबाल्ट 2CO8, ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो ये पहला मेथड है कि डायरेक्ट सिंथेसिस मेथड, जिसमें आपको फाइनली डिवाइडेड मेटल को कार्बोनिल लिगेंड जो है, मेटल कार्बोनिल लिगेंड क्या है, कार्बोनिल ग्रुप CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जब इन दोनों के बीच में आप एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्शन करते हैं तो आपका पर्टिकुलर आपका वो वाला मेटल कार्बोनिल, आपका मेटल कार्बोनिल की सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला मेथड है जिसे आप मेटल कार्बोनिल के प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं कि सेकंड कौन सा मेथड है जिसे हम मेटल कार्बोनिल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा है बाय रिडक्शन मेथड। तो यहां से भी नाम से आपको आइडिया यहां से हो जाएंगे कि यहां पे रिडक्शन करना है, ठीक है। किसकी रिडक्शन करना है, मेटल सॉल्ट की रिडक्शन करना है। तो वहां से जिस मेटल सॉल्ट का भी आप रिडक्शन करेंगे उस पर्टिकुलर मेटल का आपका क्या आ जाएगा, मेटल कार्बोनिल की सिंथेसिस हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइडली जो मैक्सिमम जगहों पे यूज होता है वो वाला मेथड है, ठीक है। वन ऑफ द most one of the most widely method used for the synthesis of metal carbonyl is क्या करना है, हमें रिडक्शन करना है, इज द रिडक्शन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट के हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, ऑफ आवर लिगेंड दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आप मेटल सॉल्ट की रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, आपकी मेटल कार्बोनिल का क्या होगा, सिंथेसिस हो जाएंगे, मेटल कार्बोनिल का सिंथेसिस हो जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, आपका क्रोमियम क्लोराइड है CrCl3, ठीक है, CrCl3 क्रोमियम क्लोराइड है। जब आप इसकी रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्युमिनियम एंड 6 मोल ऑफ कार्बोनिल इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये आपका कैटालिस्ट एक्ट करेंगे। जब आप क्रोमियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है, इसका रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्युमिनियम एंड कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल ग्रुप, यू विल गेट क्रोमियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स CrCO6 प्लस आपका AlCl3, आपको क्या आ जाएंगे, बाहर मिल जाएंगे। तो यहां पे हुआ क्या, जब आपने क्रोमियम की सॉल्ट का रिडक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यू विल गेट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का आपका सिंथेसिस हो गया, प्रिपरेशन हो गया। दूसरा देखते हैं, आपका कोबाल्ट आयोडाइड है COI2, ठीक है। कोबाल्ट आयोडाइड का आपने रिडक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड, 8 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आपने ये वाला रिएक्शन कैरी ऑन किया 200 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जब आपने ये रिएक्शन कैरी ऑन किया, ठीक है, तो यहां पे आपका सिंथेसिस होगा कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का CO2CO8 प्लस आपका
कॉपर आयोडाइड बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ कोबाल्ट आयोडाइड लेंगे क्योंकि 2 कॉपर एटम एंड 2 to 4 आयोडाइड मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे कोबाल्ट आयोडाइड का रिडक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड कार्बोनिल ग्रुप, आपका बन गया कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। दूसरा देखते हैं CO कोबाल्ट कार्बोनेट। जब कोबाल्ट कार्बोनेट का जब आप रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 मोल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसका जो टेम्परेचर रहेगा ये आपका 120 से अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, वेरी होता है। और आपका 250 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको रखना है। जब आप ये रिएक्शन करेंगे तो यहां भी आपका CO2 CO8 कार्बोनिल कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस होंगे, इसके साथ आपका वाटर बाहर आ जाएगा और CO2 आपका यहां से बाहर आ जाएंगे। तो यहां पे भी आपको 2 कोबाल्ट कार्बोनेट लेना है इस रिएक्शन को सिंथेसिस करने के लिए। तो कोबाल्ट कार्बोनेट का रिडक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बोनिल ग्रुप, यहां से आपको बन गया कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रिहीनियम ऑक्साइड, इस यहां पे ये वाला रिएक्शन रिहीनियम जो ऑक्साइड है इसका रिडक्शन किया हमने कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस में अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और आपका 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जब आप ये रिएक्शन करेंगे तो आपका यहां रिहीनियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स RE2CO10 प्लस आपका 7 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको लेना होगा 17 मोल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो यहां पे आपका रिहीनियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस हो जाता है। इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये वाले रिएक्शन का इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहां पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, इन दिस रिएक्शन CO आपका जो है कार्बोनिल एक्ट एज बोथ लिगेंड भी यही कार्बोनिल एक्ट करता है और इसके साथ एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी यही कार्बोनिल क्या करता है, एक्ट करता है। तो इस रिएक्शन का खुसूसियत यह है कि इस रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप बोथ एक्ट एज लिगेंड एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट भी यही कार्बोनिल ग्रुप एक्ट कर रहा है और आपका लिगेंड भी यही कार्बोनिल ग्रुप एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है जिसे आप कार्बोनिल या मेटल कार्बोनिल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ जो थर्ड मेथड है जहां से आप मेटल कार्बोनिल की सिंथेसिस कर सकते हैं, तो यहां पे आप जो आपका मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, जब आपके पास एक मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बन जाता है या जब आपके पास एक मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होंगे तो उससे आप क्या कर सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आप सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स वी कैन प्रिपेयर डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। जब आपके पास मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होता है तो वहां से आप डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। कब, तो जब आपके पास कुछ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं, आयरन का है, ठीक है, ऑस्मियम का है, रुथेनियम का है, या आयरन फैमिली का जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है मोनोन्यूक्लियर, वो यूजुअली सेंसिटिव रहता है लाइट और एयर का। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं सम कार्बोनिल complex are sensitive to light and air। क्योंकि ये लाइट और एयर को क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है, तो हम इससे हायर जो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस कर सकते हैं फोटोलाइसिस से। ठीक है, एंड कैन बी
used to synthesize corresponding dinuclear carbonyl complex by direct photolysis। ऐसे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो कि लाइट और एयर को सेंसिटिव रहता है, उनका हम डायरेक्ट फोटोलाइसिस करके मोनोन्यूक्लियर से डाइन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज आयरन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, वो सेंसिटिव रहता है लाइट और एयर को। तो जब हम इस पे लाइट और यूवी रेडिएशन करेंगे, 2 मोल्स ऑफ आयरन पेंटाकार्बोनिल का हम फोटोलाइसिस करेंगे तो आपका Fe2CO, क्योंकि इनका क्या होगा, फोटोलाइज होके आपका 9 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आ जाएंगे। उसी तरह आपको ओस्मियम है CO5, 2 मोल ऑफ ओस्मियम पेंटाकार्बोनिल, लाइट लगाना है तो यहाँ पे OS2CO9 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। ठीक है, या आपका रुथेनियम का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है CO5, इस पे जब आप यूवी रेडिएशन लगाएंगे तो आपका Ru2CO9 प्लस कार्बोनिल एक मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। तो ये तीसरा मेथड है जिससे आप कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। थर्ड हो गया। फोर्थ जो मेथड है जिसे आप कार्बोनिल मेटल की सिंथेसिस कर सकते हैं वो है आपका मेटाथेसिस रिएक्शन। मेटाथेसिस रिएक्शन से भी आप कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहले ये जाने कि ये मेटाथेसिस रिएक्शन क्या है। मेटाथेसिस रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें आप दो कॉम्प्लेक्स को मिला के दो नए कॉम्प्लेक्स क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज किए बिना आप दो कॉम्प्लेक्स से दो नए कॉम्प्लेक्स के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो कैसे देखते हैं। metal carbonyl complex can be prepared by metathesis reaction also। metathesis reaction से भी आप क्या कर सकते हैं, जो आपका मेटल कार्बोनिल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये वाला रिएक्शन एक देखते हैं, KCO, ठीक है, CO4, पोटाशियम कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जब आप इस कॉम्प्लेक्स को दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि ये रुथेनियम का कॉम्प्लेक्स RuCO3Cl2 ठीक है, रुथेनियम टेट्रा कार्बोनिल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स हुआ, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स हुआ। जब आप दो कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करेंगे, मेटाथेसिस रिएक्शन क्या होता है, जब आप दो कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करेंगे तो ये दो रिएक्शन करके दो नए कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, लेकिन विदाउट चेंजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। तो यहां पे आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे रिएक्शन में, तो ये बनेंगे Ru, ठीक है, एक मेटल एटम इस कॉम्प्लेक्स से आएंगे, दूसरा यहां से आएंगे कोबाल्ट से दो, ठीक है, RuCO2CO11, ठीक है, प्लस आपका यहां से जो साइड प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे 4KCl, पोटाशियम क्लोराइड। तो यहां पे हुआ क्या, जब ये पोटाशियम कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स और रुथेनियम कार्बोनिल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स जब आपका रिएक्शन हुआ, तो यहां पे रुथेनियम कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के साथ आपका पोटाशियम क्लोराइड आपका बाहर आ गया, 2 मोल्स ऑफ दिस आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां भी आपका ये भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला यहां पे 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें दो कॉम्प्लेक्स मिलके
दो नए कॉम्प्लेक्स बनाता है विदाउट चेंजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे रिएक्शंस को हम मेटाथेसिस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि एक ही कॉम्प्लेक्स में दो डिफरेंट टाइप्स के मेटल है, तो इसको हम कहते हैं, अगर सेम होगा तो अगर आपका सेम मेटल रहेंगे तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं आपका होमोन्यूक्लियर। तो यहां पे रुथेनियम है, कोबाल्ट है, इसको हम कहते हैं हेटेरो न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। अगर आपका ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपका CO2 है, आपका CO आपने 8 बताया, क्योंकि इनमें दोनों मेटल एटम कोबाल्ट ही है, तो इसको हम कहते हैं होमो न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम होमोन्यूक्लियर कहते हैं, और अगर जहां पे मेटल एटम डिफरेंस है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम हेटेरो न्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये और एक मेथड है जिससे आप मेटल कार्बोनाइल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिएक्शन को हमने क्या बताया, मेटाथेसिस रिएक्शन। मेटाथेसिस रिएक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा और लास्ट जो मेथड है, आप आयरन पेंटा कार्बोनाइल, आयरन पेंटा कार्बोनाइल क्या हुआ, FeCO5। ये जो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है आयरन पेंटा कार्बोनाइल, इससे आप दूसरे कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे ही क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो आयरन पेंटा कार्बोनाइल में जो ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप है वो यूजुअली क्या रहता है, लेबाइल रहता है, ये आसानी से निकल सकता है। ठीक है, इन FeCO5 द CO लीगेंड है, यहां जो कार्बोनाइल लीगेंड है ये हमेशा क्या रहता है, लेबाइल रहता है। लेबाइल और इनर्ट का हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करके आए हैं कि लेबाइल जो आसानी से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं दूसरे लीगेंड के साथ, एंड कैन बी यूज्ड, हम कर सकते हैं टू सिंथेसाइज अदर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। हम इसको दूसरे कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस के लिए हम आयरन पेंटाकार्बोनाइल को यूज कर सकते हैं। जैसे कि रिएक्शन मोलिब्डेनम है हेक्साक्लोराइड MOCl6, जब इसका रिएक्शन करते हैं आप आयरन पेंटाकार्बोनाइल के साथ, जब ये रिएक्शन करते हैं अराउंड 110 डिग्री सेल्सियस पे, 110 डिग्री सेल्सियस ईथर में, ठीक है, ईथर आपका सॉल्वेंट होगा, तो यहां पे आपका मोलिब्डेनम कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, ये वाला जो कार्बोनाइल लिगेंड था वो लेबेल है, निकल के आराम से एक्सचेंज होके क्लोराइड के साथ मोलिब्डेनम कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ आपका FeCl2 प्लस आपका 9 मॉलिक्यूल ऑफ CO निकल जाता है। अब इसको बैलेंस करते हैं, आयरन यहाँ पे आपका अराउंड 3 आ जाएंगे, ठीक है, मोलिब्डेनम 1 रहेंगे, यहाँ 3 मॉलिक्यूल FeCl2, 9 मॉलिक्यूल ऑफ CO बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप हमने एक बताया कि ये लेबाइल है, तो ये आराम से एक्सचेंज होके आयरन के क्लोराइड के साथ एक्सचेंज होके मोलिब्डेनम कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बन गया और क्लोराइड और आयरन क्लोराइड के साथ बाहर निकल गया। उसी तरह टंगस्टन WCl6, टंगस्टन क्लोराइड का यही रिएक्शन आप टंगस्टन क्लोराइड के साथ करेंगे 110 डिग्री सेल्सियस या ईथर में, तो यहां भी आपका टंगस्टन CO6 प्लस 3 FeCl2 प्लस 9 मॉलिक्यूल ऑफ CO आपको बाहर आ जाएंगे। तो यहां से आयरन कार्बोनाइल से आपने टंगस्टन कार्बोनाइल की सिंथेसिस किया, यहां पे आयरन कार्बोनाइल से आपने मोलिब्डेनम साल्ट के साथ मोलिब्डेनम हेक्साकार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स का प्रिपरेशन कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल। कैसे आप प्रिपरेशन कर सकता है मेटल कार्बोनाइल का 5 मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किया। पहला डायरेक्ट मेथड था, दूसरा रिडक्शन मेथड था, तीसरा आपका जो आपका मोनोन्यूक्लियर से डाइन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल की सिंथेसिस,
फोर टाइप जो था मेटाथेसिस रिएक्शन था, एंड फिफ्थ जो है आपका पर्टिकुलर जो आयरन पेंटाकार्बोनाइल है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप लेवल रहता है, तो आसानी से वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि मेटल कार्बोनाइल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हमने प्रिपरेशन किया। तो जो छोटे छोटे टर्म्स है जैसे कि मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर, ये सब, और जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो करता है वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।